और उत्तर प्रदेश के नतीजे, फेज 1 में बीजेपी 31, समाजवादी पार्टी 23। फेज 1 यानी वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेज 1 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 31 और 23 मिले, समाजवादी पार्टी को 2, कांग्रेस को 1, बीएसपी को और 1 अदर्स को। मेरी छड़ी वापस मैं ले लेती हूं, क्योंकि ये जो 31 नंबर है, लोग कह रहे थे कि पहले फेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आशुतोष जी, किसान आंदोलन का बहुत इंपैक्ट रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर आप देखें तो एग्जिट पोल में 31 बीजेपी को, 23 समाजवादी पार्टी को। क्या इससे आप मानते हैं कि शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये किसान आंदोलन या जाट फैक्टर अखिलेश के लिए उतना काम नहीं किया जितना वो समझते थे? मुझे अगर ये जो नतीजे हैं, इससे तो साफ लग रहा है कि किसान आंदोलन का उतना असर नहीं था जितना असर होना चाहिए था। सीटें पहले होना चाहिए था, यानी कि नहीं, जैसे कि अगर आप पहला फेज अगर आप देखें 2017 को, तो उसमें जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है 58 में से 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो सीटों का लॉस है, और वो लॉस अगर किसी वजह से है तो किसान आंदोलन की वजह से, जाट फैक्टर की वजह से, लेकिन उतना लॉस नहीं हुआ है जितना समाजवादी पार्टी समझ रही थी कि हमको गेन होगा। जी, तो पहले फेज में अगर देखा जाए तो 31 बनाम 23 ये रिजल्ट है। फेज 2 अगर हम देखें, फेज 2 भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था और इसमें 31 बीजेपी, 20 समाजवादी पार्टी, तो यानी कि 62 हो चुके हैं। सुशांत जी, आप हिसाब किताब कर रहे थे? 62 हो चुके हैं बीजेपी के 403 में से, और 43 यानी कि 43 हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस के 2 हैं इसमें, बीएसपी के 2 हैं, तो बीजेपी 62 सीटों पे आगे है इन 102 सीटों में जो पहले 2 फेजेस में। अब फेज 2 में कहा गया था कि बीजेपी का बिल्कुल भी यहां इलाका नहीं है, और यूपी के फेज 1 और 2 में बीजेपी को 62 और समाजवादी पार्टी को 43। अब तक क्या कह रहे हैं, कौन आगे जाएगा? नाविका, जिस तरह से फेज 1 में जो आपने कहा, मैं आपकी, लेकिन फेज 2 में जो आप कह रही हैं कि बीजेपी को ज्यादा लोगों ने होप नहीं दी थी, उसमें अगर बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा है तो आप उसको एक्सटेंड करिए। बाकी अब आएगा तो आप सुशांत जी मेरी तरफ देख, आएगा तो फेस आएगा तो बोल दो जल्दी। उपयोगी नहीं, इसमें एक चीज है कि देखिए, ये 2 फेज ऐसे थे जो बीजेपी के टफ फेज माने जा रहे थे। मतलब आप ये मान के चलिए कि उसमें इन्होंने इतना अच्छा कर लिया। बीजेपी के लिए ये गणित का पेपर था और साइंस का पेपर था, और बाद में कहा गया था कि इजी होता जाएगा। तो जाटलैंड जी, देखिए ऐसा है, इससे पहले मैं आपको 1 मिनट दिखा दूं कि बड़े मुद्दे क्या थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट का फैक्टर, क्या ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया? पहले 2 फेज में नुकसान के बावजूद बीजेपी आगे। जाटलैंड में बीजेपी को पहले से बड़ा नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग समझते थे। जाटलैंड में अखिलेश यादव को फायदा हुआ है, लेकिन उतना नहीं। जी, अब पहली बात कि जो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश गया है, सच्चाई यह है कि वोटरों से आप पूछते कि आप किस मुद्दे पर वोट, अपने से कोई नहीं बोलता था कि किसान आंदोलन के कारण हम वोट दे रहे हैं। एक वोटर मुझे नहीं मिला जिसने पूछने पर बहुत सोच के बोलते थे। तो जो कुछ भी ये रिजल्ट है, उसमें पहले तो किसान आंदोलन की भूमिका मुजफ्फरनगर में थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी कहीं भी किसान आंदोलन का नहीं। दूसरा जो आप देख रही हैं, जाटों ने इस बार राष्ट्रीय लोक दल को कि भाई हम लोगों ने बहुत हरा दिया है, हमको इस बार करना चाहिए, वो वोटिंग की है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उस रुझान में वोट नहीं किया है। ये जो वोट हम देख रहे हैं, ये मुस्लिमों का वोट इन ब्लॉक जो है 97 से 100% तक मुस्लिमों ने वोट डाला है, वो इन ब्लॉक एंटी बीजेपी गया है। पिछली बार 65-67% था। जाटों का एक बड़ा मुश्त गया है, और अखिलेश यादव ने जो अलग अलग जातियों के उम्मीदवार खड़े किए, वो जातियों का समीकरण गया है। इसलिए आप इस रिजल्ट को एंटी बीजेपी फोर्सेस का खड़ा होना प्लस जातीय समीकरण मान सकती है। जाटों के कुछ बहुमत जो है राष्ट्रीय लोक दल के साथ गया है, ये है कारण। इसको बड़ा सैद्धांतिक कोई हम आधार दे दे कि किसानों को लेकर बहुत असंतोष था, वैसे हो गया, इसको मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, क्योंकि धरातल पर वो कहीं दिख नहीं रहा था। राजगोपालन जी, इसीलिए तो अमित शाह ने जयंत चौधरी को पहले से निमंत्रण दे दिया है। जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ जाएगा क्योंकि खेल बिगाड़ने के लिए, क्या अपना खेल बनाने अपना खेल बनाने के लिए हमेशा पॉलिटिक्स वही करते हैं।
अखिलेश यादव के एक हाथ तो काट दिया इसने। चुनाव में तो इनके साथ नहीं थे ना, वोट काहे को मिल गया? अरे बाबू, इसमें तो जयंत चौधरी को तो एक हाथ काट लिया ना अखिलेश यादव का। लेकिन पहले दो फेजेस का आपको हमने चुनावी नतीजे बता दिए। अब जाते हैं फेज नंबर 3 पर, और तीसरे फेज में आंकड़े क्या बता रहे हैं, आइए इसको देख लेते हैं। अगर विपिन जी मेरे डायरेक्टर मुझे सुन पा रहे हैं तो तीसरे फेज के रिजल्ट जरूर दिखाइएगा। और फेज 3 में बीजेपी फिर 32 और समाजवादी पार्टी 23, कांग्रेस 2, बीएसपी 1, अदर्स 1। सो 32 सीट्स हर में 32, पहले 31, 62 और एक और 32, 94 सीट। 3 फेज में आपके मैथ्स का टेस्ट हो जा रहा है। मेरा मैथ्स शायद सही है। बाकी लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो मैं ही डेटा एनालिस्ट बन जाती। लेकिन 32 सीटें इसमें तीसरे फेज में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। अखिलेश टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बराबरी इस वक्त नहीं कर पा रहे। कांग्रेस 2, बीएसपी 1, अदर्स 1। सो तीसरे फेज के बाद बीजेपी के जो नंबर हैं वो हैं 94, यानी कि 94। सही बोला मैंने? 94 नंबर आ रहे हैं। सुशांत जी, आप थक गए हैं? अभी तो नहीं, मैं आपने मोर्चा संभाला हुआ है तो मैं ये लीजिए छड़ी, और अब अगले 3 आप बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 3 फेजेस हैं, मुझे ऐसा लगता है नाविका जी कि इसमें अगर 2 फेज जो हम शुरुआत में बात कर रहे हैं पश्चिमी यूपी का, उसमें भी हम देख रहे हैं आनंद रंगनाथन की बीजेपी को बहुत मेजर नुकसान नहीं हुआ, जिसकी बात कही जा रही थी कि बीजेपी वहां खत्म हो जाएगी। पंजाब में हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन का इंपैक्ट नहीं है, यहां किसान आंदोलन का इंपैक्ट नहीं है, तो फिर वो किसान आंदोलन का इंपैक्ट है कहां? नहीं, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात, अभी तक तो आपने शायद 3 फेज ही बताए, लेकिन इसमें एक चीज बाहर निकल के आ रही है कि अभी जो मुद्दे हैं, टैक्टिकल वोटिंग को आप हटा दीजिए, क्योंकि राजगोपालन जी ने एकदम ठीक कहा, टैक्टिकल वोटिंग बीजेपी के हमेशा रहेगी ऑपोजिशन में, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बीजेपी उसको चेंज करना भी नहीं चाहता, तभी तो योगी ने कहा कि ये इलेक्शन 80-20 का है। लेकिन अब कहीं कुछ हद तक लोग समझ चुके हैं कि ये डेवलपमेंट के इलेक्शंस हैं, और डेवलपमेंट के इलेक्शंस में आपका प्रेडिक्शन किसी भी मुद्दे से इधर उधर नहीं हो सकता, एकदम सीधा है। अगर आपने डेवलपमेंट घर तक पहुंचाया है, मैं डेवलपमेंट हाईवे और उसकी बात नहीं कर रहा जो आपको पता चले 5 साल बाद एयरपोर्ट बना, 10 साल बाद फायदा मिल रहा है। यहां पे आपके घर तक पहुंच रहा है, टैप वाटर पहुंच रहा है, सिलेंडर पहुंच रहा है, आयुष्मान भारत, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें आपके घर में पहुंच रही हैं। ठीक है आशुतोष जी, आपको उम्मीद थी इन 3 फेजेस में बीजेपी 94 तक पहुंच जाएगी? नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपकी उम्मीद क्या थी? मुझे लग रहा था कि इसमें सीटें भी काफी कम होंगी, करीब 60 वाट के आसपास में सोच रहा था, और मुझे लग रहा था कि एसपी को इस पे गेन होना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर यहाँ गेन नहीं कर रही है तो चौथे और 5वें फेज में तो गेन करने की उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 6ठे 7वें में उसका चांसेस ज्यादा है। अगर ये नहीं हुआ है तो बड़ी वजह आपको क्या लगती है? नहीं, इसका मतलब क्या इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इसका मुद्दा मतलब लॉ एंड ऑर्डर को देखो मैं बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूं। देन जो लाभार्थी की बात की जा रही, फिर उसका असर है। इसका मतलब इसमें जाट और मुस्लिम का अलायंस नहीं हुआ। ठीक है, हम जल्दी से लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को आप बड़ा मुद्दा नहीं मानते। अगर विमेन वोटर जा रहे हैं, लाभार्थी जा रहे हैं, जिसमें लाभार्थियों में विमेन वोटर्स का बहुत रोल है, तो लॉ एंड ऑर्डर का भी वही मुद्दा है, क्योंकि औरतों को भी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है उनके लिए। आशुतोष जी, मैं नहीं समझ पा रही कि आप इस मुद्दे को बड़ा क्यों नहीं मानते। नहीं, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात 19-20 का फर्क होता है। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी छोटे कस्बे में या किसी भी शहर में औरतें अंधेरे के बाद निकल सकती हैं क्या? वो एक सवाल है। हम लोग दिल्ली लेकिन पहले से बेहतर है। आनंद रंगनाथन नहीं, बिल्कुल। इसमें मैं आशुतोष जी से, अगर ये गए होते तो मेजॉरिटी लोग कानून और व्यवस्था को पहली बात रखते थे। अगर व्यक्ति एक रिक्शा वाले से बात करिए, एक सब्जी वाले से बात करिए, वो भी कहता था कि हम कम से कम शांति से, हमारा पैसा कोई नहीं छीनता है। और आपको एक और बात बता आशुतोष जी, हम लोग 2013 के 12 के दंगे को भले भूल जाते हैं, भले वोट नहीं आया है, लेकिन जाने पर, पब्लिक से बात करने पर लगता था कि एक जाटों में, वहां के हिंदुओं में, मुसलमानों को लेकर जो अधिक संख्या है, अभी वो फीलिंग और भय है, और उनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो समस्या होगी। एक बढ़ रहा है, और वो भी वोट बीजेपी के पक्ष में।
गया है। Yes. तो पॉजिटिव वोटिंग भी है, जो कानून और व्यवस्था के भय की भी वोटिंग है, जो वेलफेयर स्कीम है उसकी भी वोटिंग है, सब मिला करके बीजेपी गेन कर रही है। इसमें बस मैं दो, जो आशुतोष, अगर आप डेटा पे जाएं, एनसीआरबी का डेटा उठाएं तो एकदम चौक और चीज का अंतर है अखिलेश सरकार का और योगी सरकार का, एज फार एज अगर आप सिक्योरिटी पे जाएं, या अभी जैसे आप बात कर रहे थे दंगों की, गुंडागर्दी की, चौक चीज का अंतर है। डकैती देखें, रेप की, हर चीज देखें। लेकिन यहाँ मैं एक चीज में इसमें ऐड करना चाहता हूँ। डेवलपमेंट का डायरेक्ट फायदा क्या होता है कि आप उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आपके पास लाखों आधार कार्ड हैं जिसके बेसिस पे आपके घर सिलेंडर पहुंच रहा है या पैसे पहुंच रहे हैं, उसमें से किसका मुस्लिम का है, कौन सा जाट है, आप नहीं कर सकते। ठीक है सर, मैं इसमें जल्दी से आप चौथा फेज जी, चौथा फेज आपके स्क्रीन पर। ये तो एक्सपेक्टेड 38 यानी कि 38 बीजेपी को, 18 समाजवादी पार्टी, बीएसपी 1, कांग्रेस 1, अदर्स 1। इस फेज में 59 सीट्स थी, यानी कि 59 और 38 जा रही है बीजेपी को। आशुतोष जी, इतना चुप हो गए आप? ये मैंने तो कहा था कि चौथे फेज में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होगी, चौथा फेज एक्सपेक्टेड। तो आप समझ रहे हैं कि पूर्वांचल में जो है वहां अपसेट हो सकता है, यानी कि छठे और सातवें फेज में। तो चौथे फेज में 38, 18, 1, 1, 1। अब अगला फेज आने वाला है या नहीं, या पोल ऑफ पोल्स दूसरे, हम इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी देर में पांचवा फेज आएगा। लेकिन बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है, और अगर हमारे साथ इस वक्त की जो ब्रेकिंग न्यूज है कि फेज 3 और 4 यानी कि 3 और 4 में समाजवादी पार्टी को 41 सीटें, बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, कम से कम पहले के 4 चरणों में बीजेपी 132 पे पहुंच गई है। बीजेपी 132 पर पहुंच गई है। पंडित जी, आपका क्या कहना है? नहीं, ये कम से कम 270 280 तक जाएगा। 405 नहीं? नहीं, 405 नहीं। 405 को तो जो राहुल गांधी सपना देखते थे। नहीं, जब पंडित जी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि 132 भी इन्हें कम लग रहे हैं, कहीं 405 ना आ जाए बीजेपी के। लेकिन इस वक्त लखीमपुर खीरी भी ये 4th फेज में जो आप बता रही हैं, लखीमपुर खीरी, तो लखीमपुर खीरी का बहुत अहम मुद्दा बता रहे हैं। इसी में था लखीमपुर खीरी भी। और लखीमपुर खीरी में जब आप जाते तो जो कुछ हम यहाँ टीवी मीडिया में देख रहे थे वही चीजें जमीन पर नहीं थी। वहाँ ये बात थी कि एक फीलिंग थी। यही तो मैं कह रहा हूं कि बार बार जो किसान मुद्दे की बात हो रही है, मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि मैंने वोटर से पूछा कि आप क्या, शायद आपने बीजेपी सपोर्टर से अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि इतना तो मुझे ज्ञान होना चाहिए कि मैं अगर पूछ रहा हूं तो एक आदमी से नहीं पूछूंगा, 10, 15, 20 से पूछूंगा कि भाई आप वोट दे रहे हैं तो आपके लिए किसान आंदोलन कोई मुद्दा था? तो कई जगह कहते थे हमारे यहाँ से तो लोग गए ही नहीं थे आंदोलन में। मेरठ में तो हमको कोई नहीं मिला, आपको बता रहा हूँ, मैं पूरा गया। बागपत से कुछ लोग मिले थे। तो जो हम यहाँ सोच रहे थे वही स्थिति उस रूप में जमीन पर नहीं थी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, और दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार दिनेश शर्मा जी। पहले 4 चरण के चुनावी एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने हैं, और इसमें बीजेपी को कोई खामियाजा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आ रहा। तो क्या आप समझते हैं कि पहले 4 फेज में, अगर आपकी आवाज नहीं आई, सुनाई पड़ी मुझे। मेरी आवाज आ रही है? मैं नाविका बोल रही हूँ। आपका आवाज नहीं आ रहा है यहाँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? इधर से आवाज नहीं आ रही मुझे। सर अच्छा, हमारी तो आवाज आए ना आए, आपके लिए अच्छी खबर, आपको सीटें आ रही हैं। अवधेश जी का देखिए, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ रहा है। शुरू में कह रहे थे कि मैं क्या बोलूं, टफ फाइट है, बताना नहीं चाह रहे थे, अब खुलकर बोल रहे हैं। आप खखर के रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मैं पूरे यूपी में जब गया तो मुझे बीजेपी के पक्ष में बिल्कुल 100% माहौल सुल्तानपुर में मिला। मैं जहां रुकता था, हमारा विधायक तो बेकार है, ये निकम्मा है, लेकिन वोट हम बीजेपी को देंगे, ये माहौल तो मैंने बता दिया था कि भाई सुल्तानपुर में का जो है वो तो बीजेपी के जा रही है, और अमेठी में शायद संजय सिंह भी जीत जाए। तो रायबरेली में अदिति सिंह के खिलाफ बीजेपी के लोग हराने में लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग। तो ये जो फेज है कांग्रेस के लिए, ये रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और लखीमपुर खीरी, लखनऊ का छोड़ दीजिए, तो ये 4th फेज के चुनाव। नाविका जी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए कि अभी तक जो हमने सीटें बताई हैं, 231 सीटों का हमने
एग्जिट पोल का नतीजा बताया है और इन 231 में से 132 बीजेपी के खाते में जा रही हैं, सपा गठबंधन के खाते में 84 है, तो दोनों के बीच 48 सीट का गैप है और अब से 170 सीटें बची हैं और बीजेपी को बहुमत पाने के लिए मात्र 70 सीट और चाहिए उस 170 में से। बिल्कुल, और इसमें लखीमपुर कांड का असर चुनाव में नजर नहीं आ रहा। घाटे के बावजूद बीजेपी की बढ़त कायम है। ओबीसी का फायदा जरूर हुआ है अखिलेश को, पर इतना नहीं, और जाटलैंड में उतना खामियाजा नहीं हुआ है बीजेपी को। ये इस समय की बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। घाटे के बावजूद बीजेपी आगे नजर आ रही है। पहले 4 चरणों के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, अगर उन्हें देखा जाए तो बीजेपी इस वक्त 132 पर, 84 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी 5 पर, कांग्रेस 7 पर। ये कांग्रेस 7 पर है पहले 4 चरणों में। अब देश जी तो कांग्रेस तो अच्छा कर रही है पिछली बार से। नहीं, कांग्रेस 20-21 सीट पर वो है केवल उसके कारण ही नहीं, जहां बीजेपी समाजवादी पार्टी की अच्छी लड़ाई है या बीएसपी से, वहां भी है। जैसे मथुरा में श्रीकांत शर्मा के खिलाफ तो बीजेपी के लोग खड़े थे और बीजेपी के एक पुराने नेता उनके विरुद्ध खड़े हो गए, तो वहां से प्रदीप माथुर लड़ रहे थे, उनको ऐसे ही वोट मिल रहा था बहुत। जैसे कानपुर में वो कपूर लड़ रहे, उनको ऐसे ही वोट मिल रहा है। तो कांग्रेस का वोट नहीं है, परिस्थितियों का, समीकरणों का वोट है तथा उम्मीदवारों का। लड़की हूं, लड़ सकती हूं को आप कम दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा है कि मैं तो चुनावों में भी देखा, मैं थोड़ी देर पीछे भी किया, कांग्रेस को तो जैसा अभी संजय झा बहुत ठीक बोले थे, मैंने भी बार बार अपने विश्लेषण में कहा कि कांग्रेस को ये समझ नहीं पा रही है। पहले मैं बोला था कि तृणमूल कांग्रेस उनको पूर्वोत्तर से खा रही है, पश्चिम बंगाल से खा गई, लेकिन विरोध उनको बीजेपी का करना है। तृणमूल कांग्रेस गोवा में खाने जा रही है, मणिपुर में खा रही है, लेकिन कांग्रेस की रणनीति सही, नीति, रणनीति, नेतृत्व, तीनों स्तरों पर कांग्रेस दिशा भ्रम का शिकार लंबे समय से है और इसका परिणाम वो भुगत रही है। पांचवा चरण जो है हमारे स्क्रीन पर आ रहा है। 5वें चरण के चुनावी नतीजे 38 बीजेपी को, 20 समाजवादी पार्टी को, 2 बीएसपी को, 1 कांग्रेस को, अदर्स को 0। 38 यानी कि 5वें चरण में भी बीजेपी आगे नजर आ रही है। और ये आगे नजर आने का जो कारण है, वो 5वां जो चरण था वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था। तो नुकसान हर चरण में हुआ है बीजेपी को, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाए हुई है। 132 प्लस 38 अयोध्या, प्रयागराज सब इसी चरण में थे। जी है, बिल्कुल। 170 सीटें तो 5 चरणों में हो चुकी हैं। तो 170 सीटें 5 चरणों में। 6ठा चरण और 7वां चरण हम आपको जल्दी दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले के 5 चरणों में हमको बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। 6ठा फेज 29 यानी कि 29 बीजेपी को 24, यहाँ पे 6ठे फेज में क्लोज हो गया। पूर्वांचल का इलाका था, यहाँ क्लोज है, लेकिन 29 तो ये तो पार हो गया 6ठे फेज में। नहीं, अभी 3 सीटें बची हैं। बीजेपी 199 पर आकर रुक रही है 6 फेज के बाद। 6 फेज के बाद बीजेपी 199 पे है, यानी कि ये 2 दशक होने वाला है। 3 सीटें मेजॉरिटी से कम हैं इस वक्त। और अगर हम ये नंबर देखें एलईडी पर, तो आपको नजर आएगा कि बीजेपी, आपके टॉप ऑफ द स्क्रीन में भी नजर आ रहा है, बीजेपी इस वक्त 199, समाजवादी पार्टी 128, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 9, अदर्स को 3, यानी कि पहले के 6 फेज में आप देख रहे हैं बीजेपी आगे। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगे, बीजेपी उत्तराखंड में आगे, बीजेपी थोड़ी सी पीछे गोवा में। ये हमारे चुनावी एग्जिट पोल्स हैं। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार। ये 4 नतीजे आपके सामने आ गए हैं। तो पहले 6 चरणों में समाजवादी पार्टी 128 पर और बीजेपी 199 पर। देखिए, और अभी 7वें चरण का नतीजा हमारे पास आने वाला है। उसमें 54 सीटों पर वोटिंग हुई है, तो 54 में से 3 भी बीजेपी को ना आए, ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। और 7वां फेज 26 सीटें बनाम 23 सीटें। तो पूर्वांचल में खामियाजा है, लेकिन फिर भी बीजेपी आगे, बीएसपी को 4, कांग्रेस को 0, अदर्स को 1। तो ओवरऑल नंबर बीजेपी को 225 और 150, 151 पर समाजवादी पार्टी 225, 151